नॉर्मल बेंट होगी, और अगर इसका अपोजिट हो रहा है मींस द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो क्या होगा, तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाती है। मैं इसको एक बार फिर से डायग्राम की मदद से बताना चाहता हूं आपको, देखिए कैसे। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नॉर्मल है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम, होगा क्या, लाइट को आना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट ना लाइट होके किधर आती है, किधर बेंट होती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बिकॉज द लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये हमारी कुछ लाइट इधर निकल जाएगी। अब ये जो एंगल बना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ, दिस इज नॉर्मल एन एन डैश, एन एन डैश इज नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, means the angle between incident ray and normal is called angle of incidence, and the angle between normal and the refracted ray, this is refracted ray, this is not reflected ray। यहाँ रिफ्लेक्शन फिनोमेना नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये कौन सी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो इसके बीच का एंगल क्या बनेगा, इसका बीच का एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल आर। एंगल आर मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पूछा जाए अगर व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसका आंसर बहुत सिंपल होता है, अब इसको मिटा दें। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का आंसर ये होता है, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगली बात अगर करें हम लोग, मान लेते हैं ये मीडियम पहला है और ये मीडियम दूसरा है। अच्छा, अगर बात करी जाए ये बेंडिंग हुई क्यों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाई देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। इसका आंसर क्या है, बिकॉज द लाइट चेंजेस इट्स स्पीड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो क्या चेंज करती है अपना, वो अपना स्पीड चेंज करती है। फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए, हम लोग मान लीजिए एक सड़क पे बाइक चला रहे हैं, सड़क पे बाइक चल रही है, बिल्कुल स्मूथ सड़क है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सड़क है, अचानक से क्या आ जाए, कोई ऐसी सड़क मिल जाए जिसमें गड्ढे हों, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े हो, बहुत सारे गड्ढे हो, खराब रोड हो, तो क्या होता है, क्या सेम स्पीड से गाड़ी चल पाती है, तो नहीं चल पाती है। इसका मतलब स्पीड में क्या आता है, चेंजेस। और वहां पे जब स्पीड में चेंजेस आते हैं तो गाड़ी इधर उधर हर तरफ हर डायरेक्शन में जाने लग जाती है, मतलब देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन विद चेंज इन स्पीड। वही चीज यहाँ लाइट में भी फॉलो होती है कि ऊपर जो स्पीड ऑफ लाइट थी, मतलब वो पहले वाले मीडियम में, रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो कुछ और थी, और डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कुछ और है। हमने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है। अब ये समझना है हमको व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। देखिए कैसे करते हैं इसको। इसको करना ये है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है हमको 1 म्यू 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। या अगर बुकों में आप देखेंगे तो इसका कुछ अलग तरीके का भी लिखा रहता है, हम बताते हैं। देखिए अब समझिए, सबसे पहले हमको साइन आई अपॉन साइन आर पता है, साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब हमको स्नेल्स लॉ पता है। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर, और ये साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम लोग कांस्टेंट वैल्यू यहां पे मान लेते हैं एयर थी, ये मान लेते हैं क्या थी, ये मान लेते हैं एयर थी, और ये मान लेते हैं वाटर था, तो अगर इसमें साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू देखी जाएगी तो वो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई साइन आई अपॉन साइन आर की, ठीक है। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो इसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ये आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। लेकिन अगर दूसरी बात करी जाए, अगर हम लोग ये मान लें कि ऊपर एयर नहीं था, ऊपर मान लेते हैं एयर नहीं है, ऊपर क्या है, ऊपर मान लेते हैं एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है, ठीक, कोई भी चीज है, मान लेते हैं ऑयल है, एल्कोहल है, कोई भी चीज है, तब क्या होगा, तब हमको देखना है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लाइट किस मीडियम से आई, फर्स्ट से आई, किधर गई, सेकंड में गई, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 म्यू 2। अब ये म्यू क्या है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है म्यू। और 1 म्यू 2 का मतलब होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन
μ1। लाइट किधर से आ रही है? 1 से। किधर जा रही है? 2 में। तो 1 पहले लिखते हैं और 2 बाद में लिखते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा रहेगा। उसके बाद क्या देखना है कि लाइट किधर से आ रही है और किधर जा रही है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 μ2। ठीक। अगर मान लेते हैं कुछ चेंजेस करते हैं हम ये कर देते हैं कि दिस इज सेकेंड, ये जो मीडियम है कौन सा है? ये सेकेंड है। और ये मीडियम कौन सा है? मान लेते हैं ये पहला मीडियम है। नीचे वाला मीडियम पहला है और ऊपर वाला मीडियम कौन सा है? दूसरा है। तब क्या हो जाता है? देखिए साइन आई अपॉन साइन आर तो वैसे ही रहता, लेकिन अब यहाँ क्या हो जाता है? 2 μ1 हो जाता है। तो इसको क्या लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं 2 μ1। और 2 μ1 का मतलब क्या होता? इसका मतलब होता μ1 अपॉन μ2। तो बस इतनी चीज आपको समझनी है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमारे पास मिलेंगे हमको और इसको हमें करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में कई सारे इसके न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो टर्म है, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यहाँ पे और सही से देखा जाए तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सिर्फ नहीं है, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। मींस इट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। और अगर पिछले में देखा था जहां पे हमारे पास μ2 अपॉन μ1 आ रहा था, उसका मतलब था इट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। होप आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे कि ये μ1 अपॉन μ2 ये किसके किसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो उसको देखिए, उसको समझिए कि μ1 और μ2 का जो रेशियो है वो और किन रेशियोज के साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास पहला मीडियम है, मतलब ऊपर वाला जो मीडियम है वो कैसा है? वो पहला है। दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकेंड मीडियम। अब मान लेते हैं लाइट μ1 अपॉन μ2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो μ1 की वैल्यू जो होगी, हमने अभी देखिए पहले आपको बताया था कि जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वहां पे वेलोसिटी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ वेलोसिटी कम होगी, मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वेलोसिटी किधर जाएगी? नीचे जाएगी। तो यहाँ पे μ1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? v1। यहाँ μ2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? v2। ये चीज समझनी चाहिए आपको, दैट म्यू मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और वहीं से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। इसके बाद हमको एक और चीज पता है, F इज इक्वल टू वी बाई लेमडा होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये हम लोग वेव में पढ़ते हैं, क्लास 9th की वेव में पढ़ाया जाता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अगर मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है, ठीक है, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी ही सिर्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। पूरे में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम नहीं रहती, बाकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम रहती है और बाकी चीज क्या होती है? चेंज होती है। जैसे वेवलेंथ चेंज होगी, लाइट की वेवलेंथ यहाँ कुछ और होगी और इस मीडियम में कुछ और होगी। वेलोसिटी इस मीडियम में कुछ और होगी लाइट की और इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट बदल जाएगी। लेकिन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमेशा सेम रहती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में? वो है क्या? वो है फ्रीक्वेंसी। वो क्या है? वो है फ्रीक्वेंसी। अब मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो लेमडा भी बढ़ेगा। अब यहाँ देख रहे हैं अगर ये v2 है तो इसके सामने क्या लिख देंगे? v के सामने क्या है? लेमडा। तो हो जाएगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, मैं अब एक न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है, उसको आप लोग समझिए कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है, कैसा न्यूमेरिकल आता है, उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। अच्छा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल अभी रुकते हैं, हम एक और चीज आपको बताते हैं। पहले देखिए, ये मान लेते हैं पहला मीडियम है, ठीक, और ये हमारी नॉर्मल हो गई, और मान लेते हैं ये हमारा दूसरा मीडियम है, ठीक। तो ये हो गया पहला मीडियम नीचे वाला, और दूसरा हो गया ऊपर वाला मीडियम कैसा है? दूसरा मीडियम है। ये क्या कहलाता है? ये हम कई बार बताएं, दिस इज इंटरफेस। ये क्या कहलाता है? दिस इज इंटरफेस है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इंसिडेंट एंगल। इसमें इंसिडेंट एंगल कौन सा है? तो बच्चे सोचते हैं कि ये ऊपर वाला ही हमेशा एंगल इंसिडेंट होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है और नॉर्मल ये है, नॉर्मल रे ये है, इंसिडेंट रे ये है, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ
इंसिडेंस, और क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है तो एंगल ये क्या हो जाएगा, एंगल आर मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कई बच्चे इसको भी लगा देते हैं दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके किसके बीच में होता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच में होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अब ये साइन, ये पहला मीडियम है, दूसरा मीडियम है। अब अगर इसमें हमको स्नेल्स लॉ यूज करना है तो कैसे करेंगे उसको समझिए। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, लाइट किधर से जा रही है, 1 से निकली और किधर गई, 2 में गई, तो लिख देंगे 1 म्यू 2, या इसको और भी आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1, या इसको और भी बढ़ा सकते हैं म्यू 1, इसको लिख सकते हैं लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 या v1 अपॉन v2। ठीक है, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर के इतने सारे फॉर्मूले बन गए। मान लेते हैं और थोड़ा केस बदलते हैं, ये मान लेते हैं सेकंड मीडियम था और ये कैसा मीडियम था, फर्स्ट मीडियम था। अब जो लाइट है, देखिए ये पिछले केस का था, अब केस बदल गया, नीचे वाला मीडियम सेकंड है तो लाइट किधर से आ रही है, 2 से। पहले लिख दीजिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, लाइट किधर से आई, 2 से आई और किधर गई, 1 में गई, 2 से गई और किधर जा रही है, 1 में, मतलब 2 से निकल रही है और 1 में जा रही है, तो इसको लिखेंगे 2 म्यू 1, और इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, एक ही जैसे फॉर्मूले, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूले बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो इसकी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग, तो न्यूमेरिकल में देखिए कैसा न्यूमेरिकल आता है इसका। तो सबसे पहले हम लोग 2 मीडियम बनाएंगे और 2 मीडियम में क्या देखेंगे कि पहला मीडियम मान लेते हैं, पहला मीडियम हमारे पास है ऑयल, ठीक, और दूसरा मीडियम मान लेते हैं वाटर, ऑयल है और वाटर है। अब ऑयल कैसा होता है, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी डेंसिटी कम होती है, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए तो ऑयल ऊपर तैरता है पानी में। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं हमारे पास है 1.2 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1.33। अब लाइट इधर से आएगी, ठीक है, आपसे मान लीजिए कह दिया जाए कंप्लीट द रे डायग्राम, इसी रे डायग्राम को क्या करना है, कंप्लीट करना है, इसी रे डायग्राम को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे, तो पहले हमको ये सोचना है कि लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है। तो देखिए किसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी, तो ये डेंसर मीडियम हुआ और ये कैसा मीडियम हुआ, रेयर, मींस द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो किधर बेंड होती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये जो एंगल हो जाएगा दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो एंगल होगा दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब अगर इसमें हमको साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, देखिए ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, तो इसको लिख सकते हैं 1 म्यू 2। अब 1 पे क्या है, ऑयल, उसकी अच्छा इसको और आगे बढ़ा दें, इसको लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू 2 मींस सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.2। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमको इसका रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइट है, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास, फ्रॉम एयर टू ग्लास, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन शायद है या क्वेश्चन उसका है, आप लोग इसको देख लीजिएगा किसका क्वेश्चन है, हमको इतना याद नहीं है। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं ये एयर है हमारे पास और नीचे वाला जो मीडियम दिया है वो कैसा मीडियम दिया है, ये हमको दिया है ग्लास का मीडियम। तो ऊपर का मीडियम कैसा है, एयर है, और नीचे का मीडियम कैसा है, ग्लास है। तो ये लाइट आ रही है ऐसे, ठीक। अब क्योंकि पता है ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, इट मींस दिस इज रेयरर एंड दिस इज डेंसर। अब डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो किधर बेंड होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब ये चीज समझनी है आपको कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसकी रिफ्रैक्टिव मान लेते हैं सेकंड मीडियम है, फर्स्ट मीडियम है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है एयर की, ग्लास की कितनी होती है 1.5। ये एनटीएससी का भी क्वेश्चन था इस बार, एनटीएससी में भी आया था ऐसे ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम यही आया था। पूछा गया था व्हाट इज द स्पीड
ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में हमको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है। तो देखिए बहुत आसान है, स्पीड ऑफ लाइट बताने का तरीका क्या होगा कि स्पीड, देखिए हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला μ1 अपॉन μ2, क्योंकि हमारे पास दोनों म्यू पता है तो μ1 अपॉन μ2 निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है। ये बराबर, और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर μ1 यहाँ पे है तो म्यू v1 किधर होगा, नीचे होगा। μ2 यहाँ पे है तो v2 किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब μ1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन μ2 की वैल्यू क्या है 1.5 इज इक्वल टू v2 कितना है, v2 ही तो हमको निकालना है। यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v2, ये हमको नहीं पता, तो v2 अपॉन एयर में वेलोसिटी हमको पता है, किसकी वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी हमको एयर में पता होती है, कितनी होती है 3 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां रख देंगे 3 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको ऊपर भेज देंगे और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5। इसको काट देंगे, आ जाएगा 2, तो आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में और भी दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक खत्म होता है। अगले टर्न पे जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा लेंस। तो लेंस में हम लोग को पढ़ना होगा लेंस का रे डायग्राम, लेंस के रूल्स क्या होते हैं, रे डायग्राम्स बनाने के लिए रूल्स, लेंस का रे डायग्राम, और उसके बाद हमको पावर ऑफ लेंस पढ़नी रहेगी। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।